नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? किसी परीक्षा में जब यह सवाल आएगा ही, तब उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं के तमाम गाइड बुक्स के कवर पर तस्वीर छप जाएगी कि 2022 का बुकर प्राइज रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को मिला है। इतना तक जानने और इतना तक बताने में किसी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही इस एंकर ने उनके दशकों के रचना संसार के बारे में जानने की कोशिश की, पसीने छूटने लगे। कभी कभी कम जानना बहुत भारी पड़ जाता है। वैसे मैंने रेत समाधि पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे बुकर प्राइज मिलने की खुशी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा। जिसका दिल बड़ा है, यह पुरस्कार उन सभी का है। यह पुरस्कार गीतांजलि श्री का भी है, मेरा भी है, आप पाठकों का भी है और उनका भी है जो आज बधाई नहीं दे सके। रेत समाधि यह उपन्यास 2018 में आया। अभी तक इसके 3 ही संस्करण आए हैं। जब राजकमल प्रकाशन ने इसे छापा होगा, तब प्रकाशक का यकीन केवल रचना की गुणवत्ता में रहा होगा। इसके पहले ना तो कोई किताब बेस्ट सेलर हुई थी इनकी, ना ये हुई है। बिक्री की चाहत और सीमाओं के बाद भी प्रकाशक का एक रचनाकार के साथ दशकों तक जुड़े रहने की यात्रा को आप अनदेखा नहीं कर सकते। इस साल जब यह उपन्यास बुकर प्राइज के 13 किताबों की सूची में शामिल हुआ, तब लोग केवल सूची में शामिल होने की खुशियां मना रहे थे। जब 6 किताबों की छोटी सूची में रेत समाधि का नाम आया, तो कईयों को लगा कि बस ये खुशी यहीं तक। लेकिन अब जब रेत समाधि को बुकर प्राइज मिल चुका है, इसकी खुशी पूरी दुनिया में है। दूरदर्शन के लिए मुनमुन भट्टाचार्य ने गीतांजलि श्री से अच्छा इंटरव्यू किया है। इस बातचीत में गीतांजलि श्री ने बताया है कि 7-8 साल लग गए रेत समाधि को लिखने में, बल्कि उससे भी ज्यादा लगे। 2018 से 2022 के बीच 2 साल कोरोना के भी हैं, जब दुनिया बंद पड़ी थी। इसके बाद भी छपने के 4 साल के भीतर एनिमांतो के हाथों इसका अनुवाद फ्रेंच में होता है, फिर अंग्रेजी में डेली रॉकवेल अनुवाद करती है। गीतांजलि श्री ने खुद को कभी अनुवादकों से अलग नहीं किया। लंदन में जब बुकर प्राइज की घोषणा हुई, तो सबसे पहले अनुवादक डेली रॉकवेल के साथ लिपटती हुई नजर आती हैं। The winner of the 2022 International Booker Prize is Tomb of Sand by Gitanjali Shri, translated by Daisy Rockwell, published by Tilted Axis Press. थोड़ी देर में प्राइम टाइम के नए संपादक प्रियदर्शन अपनी रिपोर्ट में गीतांजलि श्री की रचना के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रियदर्शन ने लंबे समय से उन्हें पढ़ा है, उनकी समीक्षा की है। गीतांजलि श्री में श्री उनकी मां का नाम है, जिन पर माई नाम से उपन्यास आ चुका है। गीतांजलि श्री के हमसफर सुधीर चंद्र की एक किताब है, गांधी एक असंभव संभावना, जिसे मैं कई बार पढ़ चुका हूं। अगर आप मेरी तरह अपने पेशे में हर दिन हार का सामना करते हैं और अंतहीन हार के बीच किसी तरह टिके रहने की जिद में हारते चले जाते हैं, तो इसे समझने के लिए एक बार गांधी एक असंभव संभावना जरूर पढ़िएगा। सुधीर चंद्र उम्दा इतिहासकार हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। गीतांजलि श्री भी इतिहास की छात्रा हैं। गीतांजलि श्री अपने हर इंटरव्यू में हिंदी और दुनिया भर के साहित्यकारों का नाम लेती हैं, बताती हैं कि कैसे सभी ने उन्हें रचनाकार बनाने में मदद की है।
गीतांजलि श्री ने कई बार कहा है कि कृष्णा सोपती जी का उनके लेखन पर गहरा असर रहा है। उन्होंने उन तमाम विवरणों को पहचानना सिखाया जो जीवन के साथ धड़कते रहते हैं, भाषा के उतार चढ़ाव का एहसास कराया, तो यह भी बताया कि मिट्टी की खुशबू कितनी जरूरी है। 2004 में जब माई उपन्यास लिखा तब आभार जताते हुए लिखा कि कृष्णा जी का आभार, जिन्होंने और बहुत कुछ के साथ साथ प्रेस कॉपी का नुस्खा देकर मुझे उबारा है। बुकर प्राइज के इस गुलदस्ते से आज कृष्णा सोपती की भी खुशबू आ रही है। निर्मल वर्मा को याद करते हुए लिखा है कि अपने लेखन में संवाद किस तरह से पैदा किया जाता है, उनसे सीखा जा सकता है। पाकिस्तान के मशहूर लेखक इंतजार हुसैन का भी नाम वो लेती हैं कि उन्होंने इंतजार हुसैन से महाकाव्यों और लोक कथाओं के संगम से किस्सा गोई सीखी है। बताती हैं कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने उन्हें भाषा और भाषा का स्वरूप दिया है। श्रीलाल शुक्ल से लेकर विनोद कुमार शुक्ल की छाया भी उनके लिखे पर पड़ती रही है। वे हिंदी के बाहर की दुनिया के साहित्यकारों के भी नाम लेती हैं। तो इस तरह से आप एक लेखक के बहाने कई लेखकों की रचनाओं से भरी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग जाना ही नहीं चाहेंगे। ऐसे लोग जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आदत पड़ गई है और जो इस वक्त गीतांजलि श्री को खारिज करने में जी जान से जुटे हुए हैं। कितनी खुशी की बात है कि हिंदी की रचना को बुकर प्राइज मिला है, लेकिन हिंदी के नाम पर 3 नंबर की राजनीति करने वाले चुप हो गए हैं। उनसे एक बधाई तक ना दी गई। आप उन नेताओं के ट्वीट देखिए, खोजिए, जो हर दिन हिंदी गौरव के नाम पर आपको उकसाते हैं और ठगते हैं। ये लोग कौन हैं आप जानते हैं, क्योंकि इन नेताओं के लिए हिंदी तभी तक हिंदी है जब तक वह इनके लिए किसी के खिलाफ एक हथियार है, हिंसा भड़काने और उकसाने की भाषा है। इस समय गोदी मीडिया का प्लेटफॉर्म ही हिंदी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। वहां हर पल बोली जाने वाली भाषा हिंदी और हिंदी की पत्रकारिता को शर्मसार कर रही है। एंकर की भाषा सुनकर लगता है कि वह चाकू, छुरी और कटारी से किसी कमजोर पर हमला कर रहा है। उसी समय में गीतांजलि श्री हिंदी को उस भाषा के रूप में बचा रही हैं जिसमें प्रेम और करुणा की अथाह संभावनाएं हैं। राजनीति और मीडिया की हिंदी ने नहीं, साहित्य की हिंदी ने हिंदी के सभी पाठकों और दर्शकों को सर उठाने का मौका दिया है। The winner of the 2022 International Booker Prize is Tomb of Sand by Gitanjali Shri, translated by Daisy Rockwell. यह हिंदी के लिए गौरव का लम्हा है, भारतीय भाषाओं के लिए भी और दक्षिण एशियाई समाज के लिए भी। पहली बार इस एशियाई हिस्से के किसी लेखक को यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला है। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के लिए यह सम्मान दिया गया है। डेजी रॉकवेल ने टूम ऑफ सैंड के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। बुकर का 50,000 पाउंड का सम्मान इन दोनों के बीच बराबर बंटेगा। I thank my Hindi publisher अशोक महेश्वरी। पुरस्कार मिलने के अवसर पर अपने भाषण में गीतांजलि श्री ने अपने अनुवादकों को भी याद किया और अपनी परंपरा को भी। उन्होंने कहा, मेरे और इस किताब के पीछे हिंदी और दूसरी दक्षिण एशियाई भाषाओं की फलती फूलती और समृद्ध साहित्यिक परंपरा खड़ी है। इन भाषाओं के कुछ बेहतरीन लेखकों को जानकर विश्व साहित्य कुछ और समृद्ध होगा। ऐसे संवाद से जीवन की शब्दावली बड़ी होगी। ये उपन्यास रेत समाधि 80 साल की एक स्त्री से शुरू होता है। अपने पति की मौत के बाद वो अवसाद में चली गई है। बिस्तर और दीवार से इस तरह चिपकी है कि लगता है उसी का हिस्सा हो जाएगी। बेटा बेटी पोता मनाने में जुटे हैं और इनके बीच पारिवारिकता के बहुत सूक्ष्म ताने बाने खुलते हैं। लेकिन अचानक एक दिन वो स्त्री जैसे अपनी राख से उठती है और तय करती है कि पाकिस्तान जाएगी। उसके लिए स्मृति का कोई कर्ज है जो उसे चुकाना है। उसकी पीठ पर जातीय परंपरा का बोझ है।
उपन्यास के किरदारों के परिचय का अंदाज देखिए। इस किस्से में 2 औरतें थीं। उन औरतों के अलावा जो आईं और चली गईं या जो बराबर आती जाती रहीं, और वो भी जो लगातार रहीं मगर अहम नहीं थीं, और उनका तो अभी जिक्र ही किया जो औरतें नहीं थीं। अभी ऐसा कि 2 औरतें अहम थीं और उनमें से एक छोटी होती चली गई और एक बड़ी। 2 औरतें थीं और एक मौत। ये माँ बेटी के रिश्ते, सरहदों के आर पार की राजनीति के बीच भी बच रहने वाली मनुष्यता को बहुत मार्मिकता से दर्ज करने वाला उपन्यास है। उनकी किताब वैसे ही शुरू में ही जब मैंने पढ़ी थी, और मैंने कई बार और कई लोगों से इसका जिक्र किया है कि वो बहुत ही यूनिक किताब है। इसलिए इस मायने में यूनिक है कि वे वहाँ पर एक प्लॉट ही यूनिक सा नहीं उठाती हैं जो अक्रॉस बॉर्डर्स है, अक्रॉस जेंडर है, बल्कि वो उसे बयान भी इतने खिलंदड़े और विटी अंदाज में करती चली जाती हैं। ख़ासतौर से जो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, जो माँ का कैरेक्टर है, वो कितनी बार कितना खिलंदड़ा, अद्भुत, सुंदर, रोमानी और साथ साथ ही इतना विश्वसनीय हो जाता है। इन सब के बावजूद कई बार अतिरंजक उसमें तत्व आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत विश्वसनीय और अपना सा लगता है। गीतांजलि श्री की ये उपलब्धि यूपी की भी उपलब्धि है। वो वहां के मैनपुरी में पैदा हुई। मैनपुरी में उत्साह का माहौल है। वैसे उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और जेएनयू से इतिहास की पढ़ाई की। गीतांजलि श्री हिंदी की कोई लोकप्रिय लेखिका नहीं है। जब उनका नाम बुकर की लॉन्ग लिस्ट और फिर शॉर्ट लिस्ट में आया, तब बहुत सारे लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये लेखिका कौन है। ये उनकी नहीं, भारतीय समाज की भी विडंबना है। बहरहाल गीतांजलि श्री पिछले 3 दशकों में उभरे हिंदी के सबसे समर्थ लेखकों में हैं। उनके पहले उपन्यास माई को क्रॉसवर्ड पुरस्कार की अंतिम सूची में जगह मिली। 90 के दशक में आए उनके दूसरे उपन्यास हमारा शहर उस बरस ने हिंदी की दुनिया का बड़े पैमाने पर ध्यान खींचा। सांप्रदायिकता कैसे हमारी रगों में भी चुपचाप दाखिल हो जाती है, कैसे वो हमारा हिस्सा हो जाती है, ये उपन्यास बहुत करीने से बताता है। इसी के कुछ समय बाद आया उनका उपन्यास तिरोहित, स्त्री समलैंगिकता पर किसी महिला द्वारा लिखा गया हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास कहा जा सकता है। ये 3 किरदारों की कहानी है जो अपने अपने ढंग से अपना पक्ष रखते हैं, और हम देखकर हैरान होते हैं कि हमारी देखी हुई दुनिया कितने कोणों में बटी होती है। लेकिन दरअसल गीतांजलि श्री की कृतियों को इस सपाट व्याख्या के साथ पढ़ना उनके साथ भी अन्याय है, अपने साथ भी। वो बहुत गहरे अर्थों को बहुत सूक्ष्मता से साधने वाली लेखिका हैं। उनकी भाषा ऐसी सहज और पानीदार है कि लेखक अदृश्य होता चलता है, किरदार ठोस होते जाते हैं। वो मन के भीतर और बाहर की दुनिया को इस तरह रचती हैं कि उनकी रचनाएं एक साथ कई सरहदों के पार जाती दिखती हैं। खाली जगह और रेत समाधि जैसे उपन्यास इसके अच्छे उदाहरण हैं। उनकी समकालीन लेखिकाएं इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। गीतांजलि को इंटरनेशनल बुकर मिलना हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी का मौका है। उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा कि वो जहां पहुंची हैं इसके पीछे हिंदी और अन्य भाषाओं की वृहद साहित्यिक परंपरा है। ये उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। हिंदी के लिए उन्होंने एक पूरा दरवाज़ा खोल दिया। वो जहाँ हैं वो सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच में हैं, और हम भी उनके साथ बहुत प्रसन्न और अभिभूत हैं। गीतांजलि श्री अपनी अलग तरह की कहानियों के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी पहली कहानी बेलपत्र हिंदी की मशहूर पत्रिका हंस में छपी। ये शायद 80 के दशक के उत्तरार्ध की बात है। इस कहानी ने ऐसा असर छोड़ा कि हंस ने लगातार उनकी 2 कहानियां छापी। गीतांजलि श्री की कहानियों में साहित्यिक यात्रा शायद हंस से शुरू हुई थी। उनकी पहली कहानी बेलपत्र, जब मेरे पिता राजेंद्र यादव जी उसके संपादक थे हंस के, तो उन्होंने उस कहानी को पहली बार छापा था। और वहीं से मेरे ख्याल से मैंने सुना कि 3 कहानियां एक के बाद एक लगातार हंस में छपी। इतनी
सशक्त और सुंदर कहानियाँ थी वो। और उसके बाद अभी हंस का जब अंग्रेजी वॉल्यूम 1 निकला तो उसमें उसका रूथ वनीता ने उसका अनुवाद किया था। वो बहुत खूबसूरत अनुवाद था, वो भी छपा। तो गीतांजलि जी को तो हम लोग अपना हंस का लेखक मानते हैं और अपना लेखक मानते हैं, और इसलिए ये सेंस ऑफ प्राइड जो है वो एकदम दुगना सा फीलिंग हो रही है, दुगना लग रहा है। उनका कहानी संग्रह वैराग्य भी खासा चर्चित रहा। इन कहानियों में भारतीय समाज की बदलती हुई स्त्री भी बोलती है। यहाँ हाथी रहते थे कि कहानियों में सांप्रदायिकता की मार के बाद बदला हुआ शहर भी दिखता है। ये सच है कि वो एक जटिल लेखिका हैं। वो अपने पाठकों को लुभाती नहीं, चुनौती देती हैं कि आओ और अनुभव के इस अछोर जंगल में संभल कर दाखिल हो। उनको छापना प्रकाशकों के लिए अब तक बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा होगा, लेकिन बुकर ने तस्वीर बदल दी है। रेत समाधि के लिखे जाने की बात गीतांजलि जी से बहुत समय से चल रही थी। इसे लिखे जाने में 6 साल से ज़्यादा का समय लगा। जब यह हमारे पास आई, इसे पढ़ा तो यह एकदम अलग लगी। भाषा का ठाठ इस किताब में देखते ही बनता है। हरिऔध ने ठेठ हिंदी के ठाठ की बात की है। यह किताब उस ठाठ से भी बहुत आगे है। भाषा का प्रयोग इस किताब में जिस तरह से हुआ है वह अकल्पनीय है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की किसी भी भाषा में इस तरह का प्रयोग कभी नहीं हुआ। यह सच है कि रेत समाधि ने हिंदी की दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोला है। हालांकि हिंदी की बड़ी कृतियों के दूसरे भाषाओं में अनुवाद होते रहे हैं, लेकिन अब निस्संदेह दुनिया भर के पाठकों, प्रकाशकों का ध्यान हिंदी के विपुल साहित्य भंडार की ओर ज्यादा जाएगा। गीतांजलि श्री का रिसर्च प्रेमचंद पर है। उन्होंने प्रेमचंद पर अंग्रेजी में एक किताब लिखी है, बिटवीन टू वर्ल्ड्स, एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। गीतांजलि श्री कहती हैं कि उनकी ट्रेनिंग अंग्रेजी की है, लेकिन वे लिखती हिंदी में हैं। कहती हैं उन्होंने हिंदी को नहीं चुना, हिंदी ने उन्हें चुन लिया। अनुगूंज, माई, हमारा शहर, उस बरस और तिरोही, ये चारों उपन्यास 2002 के पहले आ गए थे। अनुगूंज 1991 में छपा, 2010 में खाली जगह, 2012 में छपा यहाँ हाथी रहते थे। सारी किताबें राजकमल से छपी हैं। हमारा शहर उस बरस में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद के हालात हैं, जब सांप्रदायिक हिंसा ने कस्बों और शहरों में आपसी संबंधों को जलाना शुरू कर दिया। अब मैं इस किताब के बैक कवर पर लिखे हिस्से को पढ़ रहा हूं। बात दरअसल उस बरस भर की नहीं है। उस बरस को हम आज में भी घसीट लाए हैं। ना ही बात सिर्फ हमारे शहर की है, और शहरों जैसा ही है हमारा शहर, सुलगता खदकता। अभी भी जो समझ रहे हैं कि दंगे उधर हैं, दूर उस पार, उन लोगों में पाते हैं कि उधर इधर बढ़ गया है। वे लोग हम लोग भी हैं, और इधर उधर वे हम करके झूठी तसल्ली नहीं दी जा सकती है। दंगे जहां हो रहे हैं वहां खून बह रहा है, सो वहां भी बह रहा है हमारी खाल के नीचे। इन्हीं सब पंक्तियों की वजह से गीतांजलि श्री के बुकर पर हुकूमत में हंगामा मचा होगा। सही शब्द तो सन्नाटा है, लेकिन मुझे इस वक्त हंगामा ही जच रहा है। बहुत से पाठकों ने कहा है कि उन्होंने गीतांजलि श्री का नाम नहीं सुना। मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने आज के पहले उन्हें नहीं पढ़ा, लेकिन जो रचता है वो दशकों में ढलता है। पहला पाठक रचनाकार ही होता है। गीतांजलि श्री के नियमित पाठकों का इस खुशी पर पहला हक बनता है। राजकमल प्रकाशन का भी जिक्र जरूरी है। हम नहीं जानते कि एक प्रकाशक ने 3 दशकों तक एक लेखक को किस आधार पर छापा। बाजार के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। जाहिर है साहित्य के प्रति सम्मान ही एकमात्र आधार रहा होगा। मैं हमेशा सीखने को सबसे बड़ी
और सबसे ज़रूरी बात मानता हूँ। हर छोटी बड़ी बात से सीखता हूँ। बुकर का रास्ता भी हमारे लिए एक सीख है। यह हिंदी और भारतीय भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता है। प्रियंका गांधी ने रेत समाधि को बुकर प्राइज मिलने पर ट्वीट किया है और गीतांजलि श्री और अनुवादक डेजी रॉकवेल को बधाई दी है। जो बधाई नहीं दे सके, आप भी पता कीजिए क्यों नहीं दे सके। हम शाम तक इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री की ओर से गीतांजलि श्री को बुकर मिलने पर कोई बधाई संदेश आएगा या कोई ट्वीट आएगा, लेकिन यह देर शाम तक तो नहीं आया। जबकि ऐसे मामलों में तो सूचना मिलते ही बधाई दी जाती है। राजभाषा विभाग भी गृह मंत्रालय के तहत आता है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी देर शाम तक कोई ट्वीट नहीं आया। संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी देर शाम तक कोई बधाई संदेश जारी नहीं हुआ। जब हमें पता चला कि गीतांजलि यूपी की मैनपुरी की रहने वाली है, तब लगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उनके लिए ट्वीट करेंगे, लेकिन देर शाम तक उनकी ओर से भी कोई ट्वीट नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम तक गीतांजलि श्री को बधाई दी। उनके पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी बधाई दे चुके थे। थोड़ी बात कृष्णा सोबती की। छपने से पहले रेत समाधि को राजकमल प्रकाशन ने उनके पास पढ़ने के लिए भेजा और उनकी राय मांगी, जो किताब पर छपनी थी। कृष्णा सोबती इस उपन्यास में डूब गईं और लंबा सा नोट हाथ से लिखकर भेजा। पूरा तो पढ़ना नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा अपने हिसाब से संपादित कर यहां पढ़ने की गुस्ताखी कर रहा हूं। वो लिखती हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड की बरकतों से ऊपर नीचे दाएं बाएं एक ऐसा विस्तार जो आकाश में दिखे, पृथ्वी भी दिखे, जलधार समुद्र भी दिखे और बर्फीला पहाड़ भी दिखे, स्त्री पुरुष और किन्नर भी। रेत समाधि आज और कल के पटलों पर लेखक ने ऐसे बिछाई है जैसे नया और पुरातन एक दूसरे की आंखों में झांक रहा हो। एक दूसरे से हम मांग रहे हैं विश्व का नया विन्यास, एक नया विन्यास, एक प्राचीन और एक नया वैज्ञानिक विस्तार, उसका नया आख्यान, कुछ ऐसा कि पृथ्वी से चांद न दूर लगे न सूरज पास। जिस तरह लेखक ने मानवीय समाधि की प्रेरणा से इस विश्व को अपने ही ढंग से दोहराया है, वो सजगता से पाठक के पास चला आता है। कहना होगा इन दो सीमाओं के आर पार एक ऐसा संसार बनेगा जो मिलजुल कर हमारी दुनिया के नए विन्यास का रूप ग्रहण करेगा। इतने बड़े नए पुराने तंत्र न हमें केवल नई भाषा देंगे, वो नए पुराने का विस्तार भी करेंगे। पाठ के विविध प्रसंग उस काल्पनिक भूमि को पीछे छोड़ आते हैं, मगर आंखों में तैरते हैं। रेत समाधि आज की बौद्धिक जिज्ञासाओं में मानवीय बोध भरता है। इस कृति के लिए हम पाठकगण उपन्यास की विश्वसनीयता के लिए लेखक के प्रति कृतज्ञ होंगे। गीतांजलि श्री कृष्णा सोबती को गुरु की तरह याद करती हैं। शिष्या ने अपने गुरु को सही पहचाना और गुरु ने भी अपनी शिष्या को खूब पहचाना। कृष्णा सोबती का लिखा एक एक वाक्य सही साबित हो गया। यह उपन्यास विश्व का नया विन्यास लेकर दुनिया भर में छा रहा है। वैसे रेत समाधि के पन्नों पर कृष्णा सोबती का भी जिक्र है। गीतांजलि श्री लिखती हैं कि कृष्णा सोबती कलम से रेखा खींच रही हैं, याद से पंक्तियां जोड़ती हैं। थोड़ी बात राजकमल के सत्यानंद निरुपम की, जिनके संपादन में यह उपन्यास छपा है। अंग्रेजी प्रकाशन की किताब होती तो संपादक का खूब जिक्र होता, हिंदी में शायद नहीं होता है। वैसे ओम थानवी ने सत्यानंद को भी बधाई दी है। गीतांजलि श्री के जिस उपन्यास को हिंदी में दुरूह माना जा रहा था और बहुत सारे लोगों की यह शिकायत थी कि यह एक बैठकी में पढ़ा जाने वाला उपन्यास नहीं है या यह एक लंबी सिटिंग में पढ़े जाने लायक उपन्यास नहीं है, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलना, जहां हम लोगों के लिए खुशी और गर्व की बात है, वहीं कुछ लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। हिंदी में हमेशा हम हर चीज को सरल और सस्ता ही क्यों बनाए रखना चाहते हैं? हम हिंदी में जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, जो शास्त्रीय है, उसको अपनाने को लेकर संकोच क्यों बरतते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो? हम उसके अनुकूल क्यों नहीं होना चाहते हैं? गीतांजलि श्री के इस उपन्यास को भारतीय भाषाओं में किसी किताब को पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलने को मैं इस रूप में देखता हूं
कि शायद इससे हिंदी के हम पाठक इस बात को लेकर के गंभीर होंगे कि हमें अच्छी चीजों की पहचान के प्रति सचेत होना है, हमें अच्छी चीजों की कद्र करना सीखना है और हम खुले दिल से इस तरह के और भी जो उपन्यास हिंदी में लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जाएंगे, उनको लेकर के स्वागत भाव रखना है। जमाने बाद किसी किताब या लेखक पर बात कर रहा हूं, तब जब उस लेखक के बारे में कितना कम जानता हूं, लेकिन आज के प्राइम टाइम को तैयार करते वक्त गीतांजलि श्री को थोड़ा बहुत जानने का मौका मिल गया। उनकी रचना रेत समाधि का एक छोटा सा अंश आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। तभी टोबा टेक सिंह का बिशन कलाबाजी लगाता आता है और हर कलाबाजी पर सटासट कोई सिक्योरिटी गार्ड उस पर छर्रा बरसाता है और लाल रंग की पतली सी धार उसके तन से फूटती है और उसके चकराते चक्करों के साथ मंच पर लाल वृत्तों के हवाई फव्वारे बनाती जाती है। कोई हंस पड़ता है, कोई डर के थर थर कांपने लगता है। बिशन सिंह को उनका उसे यूं देखना रास आता है और वो शो ऑफ के अंदाज में हवा में और पैंतरे लगाता है, जिस पर छर्रे उसमें से और लाल वृत्त फुटाते हैं और वो सुनाने लगता है, ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। एक्टर्स खुश होकर उसके साथ बोलियां लगाते हैं, ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह। इस पर मजमा में लाल फुहारों के साथ हंसी फुहारे भी भवराती हैं। तभी घोषणा होती है, ये वाघा है, शोर बंद। सब ठिठक जाते हैं, शांति से बैठ जाइए। लेखक अपनी कुर्सी पर बुद्ध बन जाते हैं और एक्टर्स जिस ढब में थे उसी में पथरा जाते हैं। बिशन सिंह भी एक हाथ कान पर लगाए, दूसरा आंख पर, आवाज को गौर से सुनने देखने की मुद्रा में आ जाता है। फिर संजीदगी से पूछता है, फजलदीन, टोबा टेक सिंह कहां है? मंटो धीमे स्वर में कहते हैं, कहां है? वहीं है जहां था। टोबा टेक सिंह आज भी उसी विभाजन रेखा पर पड़ा हुआ है जिसे हर दिन गोदी मीडिया, आईटी सेल और मुख्य धारा की राजनीति हिंदू और मुसलमान के बीच खींचती रहती है। रेत समाधि रचनाओं की रचना है। इसमें कितने लेखकों के नाम आते जाते हैं। हिंदी साहित्य में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, रचना पर भी, पुरस्कारों पर भी। गीतांजलि श्री आज तमाम महिला लेखिकाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं और खुशी का कारण, चुनौती भी। आप सभी को बधाई। अब ब्रेक ले लीजिए। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने चार्जशीट में आर्यन समेत 6 लोगों को आरोपी नहीं बनाया है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन के खिलाफ उसे सबूत नहीं मिले हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि आर्यन ने 26 दिन की जेल काट ली। 3 अक्टूबर को मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी और 30 अक्टूबर को उनकी जमानत मिली थी। एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया था। एनसीबी के डीजी ने कहा है कि जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई है, उनके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीना भट्ट के हत्यारे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीना भट्ट की हत्या की थी। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अवंतीपुरा में 2 आतंकी मारे गए हैं जो कलाकार की हत्या में शामिल थे। वहीं श्रीनगर के सौरा इलाके में भी 2 आतंकवादी मारे गए हैं। यहाँ कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले सैफुल्ला कादरी की हत्या कर दी गई थी और हमले में उसकी बेटी जख्मी हुई थी। राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। खेल मंत्री अशोक चांदना की नाराजगी एक ट्वीट के जरिए सामने आई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी।
यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी IAS कुलदीप रांका को दे दी जाए। आपको बता दें कि कुलदीप रांका राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव हैं। चांदना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुटकी ली है। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उनके इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाल ही में चांदना को एक बड़ा प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी दी गई है, हो सकता है वो परेशान हो। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे लद्दाख के परतापुर के ट्रांजिट कैंप से 26 सैनिकों को लेकर एक गाड़ी रवाना हुई। थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर सैनिकों को लेकर जा रहा वाहन सड़क से फिसलकर 50 से 60 फीट गहरी श्याक नदी में जा गिरा। सभी घायल जवानों को परतापुर के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेह से सर्जिकल टीम को परतापुर अस्पताल भेजा गया। घायल 19 जवानों को वायुसेना की मदद से एयरलिफ्ट कर वेस्टर्न कमांड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।